जो गुड इवनिंग एनएस वाला में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ाया था भिन्न और भिन्नों के मूलभूत संक्रियाएं। इसके बाद चौथा चैप्टर है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक, तो आज चौथा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले हमने आपको तीसरा पढ़ाया था, तो इसके बाद मेरी क्लास हो नहीं पाई किसी कारणवश, तो आज 1 महीने बाद होने जा रही है। तो इससे मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो आज से क्लासें आपके रेगुलर चलेंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत आ जाने से या समस्या आ जाने से क्लास ऑफ हो गई थी, तो जो सनी सर से वो भी किसी दिक्कत में थे, तो इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो अब जो क्लासें चलेंगी तो रेगुलर चलेंगी। इससे आप घबराने की कोई अब बात नहीं है, ना परेशान होने की बात है, ठीक है। तो अब जो आपकी क्लासें चलेंगी रेगुलर चलेंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने हैं अक्टूबर में, है कि नहीं। तो इससे पहले आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे सितंबर माह में, तो सितंबर माह में फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आपके पास लगभग 10 महीने का टाइम है, ठीक है। तो 10 महीने टाइम बहुत होता है अगर आपको पेपर निकालना है तो। अगर नहीं निकालना है तो 2-3 महीने पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं आपको आज चौथा चैप्टर लेके आया हूँ, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक, तो आपको पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे। जब तक आपको थ्योरी के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप लोग क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको थ्योरिकल लेते हुए चलूँगा, जिससे आपकी जो बेसिक है वो भी मजबूत होगी और जो एग्जाम्पल है वो भी लेते चलूँगा, ठीक है। तो पहला है गुणनखंड, मल्टीपल। ठीक, तो गुणनखंड जैसे कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, जैसे हमने लिया 6, ठीक। तो जैसे 6 का गुणनखंड कितने हैं, तो जाहिर सी 1 है, 2 है, 3 है और 6 स्वयं है, ठीक है। तो हमने पहले थ्योरी लिखा है, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो, अर्थात कोई शेष फल नहीं बचता है, जब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड है या अपवर्तनांक, गुणनखंड या अपवर्तक, ठीक, कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जब हम 2 या 2 से अधिक हो या 2 संख्या, जब हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, ठीक, तो वह क्या हो, पूरी विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, किसी संख्या से, और उसमें कोई शेष फल ना हो। अगर शेष फल बच रहा है तो वह संख्या गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हमने लिया एग्जाम्पल, जैसे लिया 6 लिया। अब जैसे हमने 6 के गुणनखंड, तो 6 किससे भाग जाएगा, 6 1 से चला जाएगा, ठीक। 1 के बाद 2 की टेबल में 6 आता है तो 2 बार जाएगा। इसके बाद 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 से चला जाएगा। इसके बाद 6 के टेबल में 6 आता है तो कितनी बार गया, 4। इसके गुणन कितने, 4। तो पहले 1 से गया, क्योंकि कोई संख्या, जैसे हमने कोई भी अभाज्य ले या भाज्य ले, कोई भी संख्या ले, तो उसका पहले एक फैक्टर 1 ही होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है, कोई भी संख्या हो। तो हमने 1 लिया। इसके बाद 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ, तो हमने 2 लिया। अब 2 लेने के बाद 3, अब 3 के टेबल में 6 आता है, 3 से पूर्णतया विभाजित है 6। 3 से अगर इसको भाग दोगे तो ये पूर्णतया कट जाएगा, ठीक है। अब 6 है, अब 6 से भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि जो संख्या हम लेंगे वो स्वयं से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक। इसके बाद जैसे हमने 8 लिया। अब 8 किन किन संख्या से विभाजित है, पहले 1 से विभाजित है, इसके बाद 2 से विभाजित है, ठीक। इसके बाद 4 से विभाजित है, इसके बाद 8 से विभाजित है, 6 से नहीं विभाजित है, क्योंकि 6 की टेबल में 8 आता ही नहीं। 4 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, ठीक। तो इसके गुणनखंड हो गए 4। इसके बाद हमने लिया 16
16 के गुणनखंड कितने होंगे? तो पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, ठीक, फिर 3 नहीं आएगा, 4 के बाद 8 के बाद 16, ठीक, कितने हो गए? 5। कितने गुणनखंड हुए? 5। समझ में आया? पहले जैसे हमने 16 में हम 1 का भाग दिया तो 16 बार गया, 16 कितना है? 16 गुणनखंड 1। अगर हम 16 को 1 से विभाजित करते हैं तो पूर्णतः कट जाता है, और जैसे हम 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। ऐसे ही इसको हम गुणनखंड करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जिसके टेबल में 16 आता है वही गुणनखंड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि गुणनखंड मल्टीपल क्या होता है। जैसे कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, जैसे हमने कोई संख्या ली वह दूसरी संख्या से स्वयं से भी और दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, और कोई शेष फल ना बचे। अगर शेष फल बच रहा है तो वो संख्या उससे विभाजित नहीं है। जैसे हमने 8 लिया था, अगर हम उसको 5 से भाग दे रहे हैं तो उसमें शेष फल बच रहा है ना, तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 5 उसका मल्टीपल नहीं है। इसके बाद कह रहा है जब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड, जैसे हमने लिया 6 और 6, 6 के टेबल में 6 आता है, इसका गुणनखंड 2 है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला है अवैनिष्ट गुणनखंड, ठीक, कॉमन फैक्टर। तो अगला टॉपिक क्या करा? उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? वह गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई संख्या, जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या है। जैसे कोई 1 से अधिक संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, कोई संख्या कॉमन हो, दी गई संख्या से अधिक संख्या में प्रत्येक का गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे हमने लिखा 18 और 12, इसमें कॉमन क्या है? 4, 3, ठीक है। कौन कौन से कॉमन है? 4 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक। इसके बाद जैसे हमने लिया 24 और 36, इसमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, ठीक। क्या कॉमन है? 4। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक, जैसे लिया 12, 8 के गुणन के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो इसको पहले तोड़ो, ठीक है, 12 को 4 × 3, ठीक। अब 8 को तोड़ो, 4 × 2, कॉमन क्या है? 4। क्या कॉमन है? 4, क्योंकि इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग हैं, 2 अलग अलग संख्याएं। यही बेसिक बता रहा है ना कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड। तो इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर कॉमन फैक्टर आया 4, ठीक। यही आंसर है इसका। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ठीक, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या में प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 12 और 8, क्या लिया था? 12 और 8। तो इसमें कॉमन क्या है? 12 में हम जैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 × 3। अब 8 का गुणनखंड किया तो कितना है? 4 × 2, कॉमन क्या हुआ?
4, दोनों में क्या कॉमन है 4, यही कॉमन फैक्टर क्या हुआ 4। ठीक, एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हम कहे थे 24 36 के उभयनिष्ठ के कॉमन फैक्टर ठीक, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, पहले हम उसको तोड़ेंगे। पहले हम 24 को तोड़ेंगे। 24 को तोड़ा 4 इंटू 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 36 को तोड़ा 4 इंटू 9। ठीक, अब दोनों में क्या कॉमन है 4। अब जैसे हम 6 और 9 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब इसमें क्या कॉमन हुआ 3। अब दो संख्या कौन सी है 4 और 3, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 4, 3। ठीक, ये दोनों कॉमन है। आया समझ में। पहले हम छोटी संख्या को तोड़ेंगे, तो पहले इसको हमने बड़ी संख्या में तोड़ लिया, ठीक है, दोनों को। अब इसको जैसे हमें दिख रहा है कि ये दोनों 3 से कट रहे हैं, तो इसका गुणनखंड किया 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। इसमें क्या कॉमन हुआ 3, इसमें क्या कॉमन हुआ 4, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए 4 और 3। आया समझ में। ठीक, तो अगला टॉपिक कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली हमने, अभाज्य गुणनखंड आए उसके, ठीक है, संख्या कोई भी ले लो, उसके गुणनखंड करने पर अभाज्य होने चाहिए। तो हमने संख्या लिया, कैसे होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो जैसे हमने संख्या ली 18, इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, तो 18 के गुणनखंड करो। ठीक, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18। ये कैसे संख्या है, अभाज्य है, ये इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 6, ये भी कैसी है, अभाज्य। तो इसके अभाज्य गुणन, ये अभाज्य नहीं है, इसके गुणनखंड अभाज्य होंगे 2 और 3, 2 3 6, कैसे हो गए अभाज्य। जैसे हमने ले लिया 36, अब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36। ये कैसे है, अभाज्य। ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। ऐसे हम संख्या को बढ़ाते जाएंगे, हमें अभाज्य गुणनखंड मिलते जाएंगे। तो आपको देखना है कि संख्या कोई भी हो उसके गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, संख्या या भाज्य हो, अभाज्य संख्या भाज्य होने चाहिए, उसके गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से समझा देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, बेसिक क्या कह रहा है, बेसिक कह रहा है किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो, ठीक है, नहीं सॉरी, किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने संख्या ली 18 ली, तो उसके हमने गुणनखंड किए तो हमें गुणनखंड मिले 2 इंटू 3 इंटू 3, कैसे अभाज्य है। इसके बाद हमने लिया 6, इसके गुणनखंड किए 2 इंटू 3। अब इसके बाद तीसरी संख्या ली हमने 36, इसके गुणनखंड किए 2 इंटू 3 इंटू 3। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं।
अभाज्य गुणनखंड है। हमें यही बताना है कि ऐसी संख्या लो जिसके गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, आप लोग नोट्स बनाते जाइए जिससे आप लोगों को आगे चल के दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगला है गुणज। तो मल्टीपल क्या कह रहा है, किसी संख्या के गुणज अपवर्त उस संख्या को किसी अन्य संख्या से, किसी संख्या के गुणज अपवर्त, किसी संख्या के गुणज अपवर्त उस संख्या के किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, गुणज कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें पता होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं 6 के गुणज। तो 6 के गुणज कौन कौन से हैं? पहली संख्या हो गई 6, इसके बाद हो गई 12, इसके बाद हो गई 18, इसके बाद हो गई, ठीक है, इसके बाद हो गई 24। ऐसे है, ऐसी संख्या गुणज कहलाती है। ठीक है, तो हमने जैसे एग्जांपल लिया, जैसे 5 के गुणज बताइए। ठीक, क्या बताना है? 5 के मल्टीपल बताइए। तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? जैसे हमने जैसे गुणनखंड किए थे वैसे इसके हमने गुणज के बाद 5 इंटू 2, दूसरी संख्या 10, 5 इंटू 3, तीसरी संख्या 15, 5 इंटू 4, चौथी संख्या 20, डॉट डॉट ऐसे कितनी भी संख्या ले लो। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी है? 5, 10, 15, 20। ठीक, ये कैसे है? 5 के गुणज हैं। इसके बाद हमने दूसरी संख्या ली, थ्री के गुणज, 3 के मल्टीपल। तो जैसे हमने 5 के निकाले वैसे हम क्या करेंगे? 3 के निकालेंगे। तो क्या किया? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ठीक, ये सारी संख्या क्या है? गुणज है। ये 3 के क्या है? मल्टीपल। ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। कितनी भी संख्या लेंगे ये सारी संख्या 3 के टेबल में आ रही है। ठीक है, समझ में आया? तो गुणज एक बार आप फिर से समझ लीजिए। गुणज मल्टीपल, किसी संख्या के गुणज अपवर्त उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या गुणज कहलाती है। तो हम जैसे लिया 5 के गुणज क्या होंगे? तो 5 के गुणज, तो 5 इंटू 1 किया तो 5 मिला, 5 इंटू 2 किया तो 10 मिला, 5 इंटू 3 किया 15 मिला, 5 इंटू 4 किया 20 मिला। ये सारे कौन से हैं? 5 के गुणज हैं। इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल है 3 के गुणज। तो हमने क्या किया? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 12। तो ये सारे क्या? 3 के गुणज हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट टॉपिक है उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है? कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है। जैसे कोई संख्या 2 हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या हो, उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का गुणज हो। ठीक, वह प्रत्येक संख्या, जैसे कोई संख्या ली हमने 1 से अधिक ली, ठीक है, उसका कोई प्रत्येक संख्या का गुणज होना चाहिए। जैसे हमने लिया 48 और 36, तो 12 चुको 48, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 नहीं 36, 4 इंटू 9, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपवर्त हैं। ठीक, यही कह रहा है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक, एग्जाम्पल क्या लिया? जैसे हमने कह दिया 4 और 6 का उभयनिष्ठ।
6 का उभयनिष्ठ अपवर्त। ठीक, तो 4 इंटू 12, ठीक, 48। 4 इंटू 8, सॉरी 6 इंटू 8, 48। ये संख्या है जो दोनों 4 और 6 के उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, 4 और 6 के गुणज हैं। ठीक, जैसे हम कह दें 3 और 2 का गुणज, 2 का उभयनिष्ठ अपवर्त, उभयनिष्ठ गुणज। ठीक, तो इसके गुणज क्या होंगे? 3 इंटू 4, 12, 2 इंटू 6, 12। तो ये 12 क्या है? 3 और 2 का गुणज है। ठीक, ऐसे करना है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से समझा देता हूँ। उभयनिष्ठ अपवर्त, कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाता है। जैसे कोई संख्या हो 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, वह उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है। वह प्रत्येक संख्या का गुणज होना चाहिए। वह संख्या जो हमने लिया है वो प्रत्येक संख्या का गुणज होना चाहिए। जैसे हमने कहा 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होगा? तो 4 इंटू हमने 12 किया, 12 चौको 48, 6 इंटू 8 किया, 8 छक 48। तो 48 ऐसी संख्या है जो 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणज है। तो इससे हमने दूसरी संख्या ली, दूसरा एग्जांपल लिया, 3 और 2 का उभयनिष्ठ गुणज 12, 3 चौको 12, 2 छक्का 12, 3 और 2 12 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 और 2 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके जो रूल्स हैं वो आपको लिखा देता हूँ। इसके बाद आज की क्लास यही तक है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले और NS वाला चैनल से जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।